Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को। यह पेपर आपका 13 जनवरी 2023 का सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को आपको बेहतर बनाना है। मैं आपके साथ सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करा रही हूँ। मैंने आपको जो आपके 2021 और 22 वाले जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वह पेपर मैंने आपको करा दिया है। और जो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर 2022 से लेकर यह परीक्षाएं हुई थी आपकी 2022 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक यह परीक्षाएं चली थी। तो इनको मैं आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षेत्र है वह किसका है, बाल विकास का है। तो ऐकिक और अवैज्ञानिक क्षेत्र होता है बाल विकास का, या निर्धारित और स्थिर होता है, या अंतर विषयात्मक और गतिशील होता है, अस्पष्ट या प्राचीन होता है। तो आपको बताना है कि जो बाल विकास होता है इसका क्षेत्र पूछा है आपसे तो क्या होता है, ऐकिक और अवैज्ञानिक यह नहीं होता, निर्धारित और स्थिर यह भी नहीं होता, अस्पष्ट और प्राचीन बिल्कुल गलत है, अंतर विषयात्मक और कैसा होता है, गतिशील होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कि जो बाल विकास का क्षेत्र होता है कैसा होता है, गतिशील होता है। आपको जहाँ पे गतिशील दिख जाए हमेशा आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपका कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है कि जो बाल विकास है इसकी अवधि का सही क्रम कौन सा होता है। तो शिशु अवस्था, गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और मध्य बाल्यावस्था। तो आपको बताना है कि जो बाल विकास की अवधि होती है, जो टाइम होता है, यह इसका आपको सही क्रम बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 2 आता है कि जो गर्भावस्था होती है, फिर पूर्व बाल्यावस्था आती है, फिर शिशु अवस्था आती है, मध्य बाल्यावस्था आती है, फिर आपकी किशोरावस्था आती है। ऑप्शन 3 आता है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन 4 आता है कि गर्भावस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है और फिर किशोरावस्था होती है। तो सही क्रम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है कि जैसे यहाँ पे आपकी शिशु अवस्था होती है फिर गर्भावस्था, तो यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह पहले आएगी और यह इसके बाद में आएगी। गर्भावस्था होती है, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर शिशु अवस्था। तो शिशु अवस्था पूर्व बाल्यावस्था से पहले आएगी तो यह भी आपकी गलत हो जाएगी। गर्भावस्था, शिशु बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर यहाँ पे किशोरावस्था, यहाँ पे मध्य वाली है यह किशोरावस्था से पहले आएगी तो यह भी आपकी गलत हो जाएगी। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि सबसे पहले आती है गर्भावस्था, फिर आती है शिशु अवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, लास्ट में आता है आपका किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है कि विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के, यहाँ पे आपको बताना है का परिणाम है। जो विकास प्रकृति का पालन पोषण है इसका परिणाम क्या होता है। तो विसंबंधन होता है, वियोजन होता है, अंतःक्रिया होती है या फिर स्वतंत्र कार्य होता है। तो जो आपका यहाँ पे विकास प्रकृति है इसका पालन पोषण का जो परिणाम होता है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होता है। तो यह विसंबंधन होता है, बिल्कुल गलत।
वियोजन होता है, बिल्कुल गलत। स्वतंत्र कार्य होता है, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। यह क्या होती है? यह अंतःक्रिया का परिणाम होती है। क्या होती है? यह आपकी अंतःक्रिया का परिणाम होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का क्या होती है? परिणाम होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार कि जो बच्चे हैं यह क्रमबद्धकरण और यह क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यह कौन सी अवस्था में सीख लेते हैं, कौन सा चरण है इसमें यह बच्चे क्या करते हैं? समझ जाते हैं। तो वह आपकी संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। यह आपकी क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा है इसमें क्या कर लेता है? यह क्रमबद्ध लगाना सीख जाता है चीज़ों को, इनका वर्गीकरण कर लेता है, उसकी समझ होती है थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, यानी कि उसमें बच्चे में क्या आ जाती है? रिवर्सिबिलिटी की समझ आ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस अवस्था की बात करते हैं तो बच्चा कितनी वर्ष का है? तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था का बच्चा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। संवेदी गत्यात्मक की बात करते हैं तो यह 0 से 2 वर्ष होती है जीन पियाजे के अनुसार। यह आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट औपचारिक की, तो यह आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की थी। जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो यह कहाँ के निवासी थे? तो यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर इनका 3 सही आंसर होता है कि बच्चे में क्रमबद्धकरण और क्लासिफिकेशन की जो समझ है वह कौन सी अवस्था में आ जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है जीन पियाजे की थोड़े से बात करते हैं तो इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, अपने बच्चों की अवस्थाओं के विषय में प्रयोग किया था। तो इसको हम जीन पियाजे के सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? तो वह आपकी संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। आपको बताना है रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से बेहतर और संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? तो उसने किस चरण में प्रवेश किया है? तो वह आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। उसने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या किया है? प्रवेश किया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत यहाँ पे आपको बताना है कि द्वारा दिए गए, यहाँ पे आपको बताना है कि सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। कौन से सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है? तो लेव बाइगॉथ की सामाजिक और सांस्कृतिक आएगा यहाँ पे, जीन पियाजे और सामाजिक सांस्कृतिक, सिगमंड फ्रायड और मनोगतिशीलात्मक होगा यहाँ पे, या BF स्किनर और व्यवहारवादिक होगा। तो आपको बताना है कि बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वाले के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अधिगम का यह सिद्धांत आपका यहाँ पे लेव बाइगॉस की आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? लेव बाइगॉस की आ जाएंगे। और सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश की बात करते हैं, यहाँ पे आपका सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, लेव बाइगॉस की और सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश।
क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार? तो विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के बहुत ही कम अवसर दिए जाने चाहिए। यह बात आपकी क्या हो जाएगी, आपको बताना है। सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। ऑप्शन 3 आता है आपका कि विद्यार्थी को उसके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थी को उनके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। किसके गुणों में? अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है कि जीन प्याजे और लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन है वह सही है। आपको बताना है जीन प्याजे और लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही हो जाता है। तो हम बात करते हैं, दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। दोनों के ही सिद्धांत में विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित हैं। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर हो जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 आता है कि दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को क्या करते हैं, यह प्रतिपादित करते हैं। यह यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था दोनों ने, तो यह बात गलत हो जाएगी। 8 प्रतिरूप है, बिल्कुल बात गलत है। सिद्धांत मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है, बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों सिद्धांत अवस्थाओं के क्या होते हैं, प्रतिपादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है आपको बतानी है। तो यह निष्क्रिय अधिगम होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है, कंठस्थीकरण आधारित अधिगम होता है या निर्देशन आधारित अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाता है कि एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता होती है। तो इसका सही आंसर होता है, यह क्या होती है, सहयोगात्मक अधिगम होता है। क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निष्क्रिय अधिगम नहीं होता, कंठस्थीकरण नहीं होता, निर्देशित आधारित अधिगम नहीं होता, यह आपका क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा, इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। आपको बताना है कि दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा, इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की पहचान होती है, किस बुद्धिमत्ता की विशेषता होती है। तो यह आपकी अंतः वैयक्तिक होती है, गतिशीलात्मक होती है, अंतर्वैयक्तिक होती है। ऑप्शन 4 आता है आपका, यह आपकी प्रकृतिवादी होती है। तो दूसरों की मनोदशा के बारे में, प्रेरणा के बारे में, दूसरों की इच्छाओं के बारे में, इन चीज़ों की हम पहचान कर लेते हैं, तो यह आपकी क्या होती है, अंतःवैयक्तिक होती है। क्या होती है, यह आपकी अंतःवैयक्तिक होती है। किसके अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इन्होंने बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा है, तो बुद्धि को इन्होंने 8
भागों में बांटा है, 8 प्रकार से इन्होंने बुद्धि को बताया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि जो दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा, इच्छाओं के बारे में पहचान कर लेता है वह आपकी अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, भाषा और विचार के बारे में आपको बताना है कि क्या सही है। भाषा और विचार के बारे में आपको बताना है क्या सही है। यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं। यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन 4 आता है कि दोनों की वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको सही आंसर बताना है। क्या सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का? तो यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए क्या करते हैं? असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं और यहाँ पे एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भों से प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वंशानुक्रम यानी दोनों की वंशानुक्रम से नहीं, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नहीं आ जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं। जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं। तो इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या प्रवीण की प्रवृत्ति होगी? तो जेंडर रूढ़िबद्ध भेदीकरण का समर्थन करेगा या फिर जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा या जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा या जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। तो इसका सही आंसर होता है कि पिता भोजन पकाने का कार्य कर रहे हैं और माता घर के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, उपकरण हैं, वह खराब हो गए हैं, उनकी मरम्मत करती हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्या होता है ऑप्शन नंबर 2 कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाकी आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ जाता है। आपको बताना है कि कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? तो अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए या फिर अध्यापक के द्वारा इसकी अनदेखी कर देनी चाहिए या सभी के लिए समता सृजित करने हेतु सीमित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सही आंसर बताना है कि कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए। तो किस रूप में लेना चाहिए? इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। यानी कि सीखने के लिए क्या लेना चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिव गुण के रूप में लेना चाहिए। यही आपका सही आंसर होता है। बाधा के रूप में गलत हो जाएगा, अनदेखी करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, किसी चीज के लिए सीमित कर देना बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो जो प्रारंभिक स्तर है इस पर आकलन का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो रचनात्मक, नियमित, सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित या शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। तो इसका सही आंसर बताना है। यहाँ पे केवल ए और बी होता है, केवल ए बी और सी होता है, केवल ए बी सी और डी होता है, केवल ए बी और डी होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 का आपको सही आंसर बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो प्रारंभिक स्तर पर आकलन होता है इसका क्या स्वरूप होना चाहिए, तो यह रचनात्मक होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। क्या होना चाहिए, यह रचनात्मक होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। आपका ए, डी और आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है, आपको बताना है कि शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, तो अध्यापक को विद्यार्थी से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थी से बहुत ही सरल यानी आसान प्रश्न पूछने चाहिए, या अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए, या विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाता है कि शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, तो विद्यार्थियों को यानी अध्यापक को विद्यार्थी से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। तो यह बात गलत हो जाएगी। गैर लचीली की बात आ जाए, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ज्ञान सृजन के रूप में अवसर देने की बात आ जाए, बिल्कुल बात सही हो जाएगी। अवसर हमें देने चाहिए विद्यार्थियों को। समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना, यह आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी कि समावेशन की बात की गई है। इन चीज़ों को समुन्नत करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विद्यार्थियों को क्रियान्वित करना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प यानी डिजाइन को क्या करना चाहिए, क्रियान्वित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है। यहाँ से कथन और तर्क से आपके क्वेश्चन बनने लग गए हैं जब से आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो आपको बताना है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको बताना है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। तो यह बात क्या सही होती है, तो बिल्कुल बात सही है कि संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्या किया जाए, इनमें शामिल किया जाए। बिल्कुल बात सही होती है। रीजन में दे रखा है कि अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, तो बिल्कुल बात सही हो जाएगी। यहाँ पे आपका ए और आर हैं, आपके दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका आपको आंसर बताना है। ए और आर दोनों क्या है, सही हैं। आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होता है आपका 17 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों की बड़ा आकार होता है, आवर्धक सारणी सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको सही आंसर बताना है कि दृष्टि की आंशिक क्षति होती है, श्रवण बाधित होते हैं, संवेदी बाधित होते हैं, या दृष्टि की समग्र कुल क्षति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको सही आंसर बताना है कि प्रकाशिक सहायक सामग्री
और अनुकूलन, जैसे कि फ़ॉन्ट का सबसे बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, यानी कि आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो यह आपके दृष्टि की आंशिक क्षति होती है उनके लिए क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दृष्टि की आंशिक क्षति होती है उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जो शब्दों का बड़ा बड़ा आकार होता है यह इनके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। श्रवण बाधित, संवेदी बाधित, दृष्टि की समग्र कुल क्षति, यह गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है, आपको बताना है स्वलीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है। तो आपको बताना है कि स्वलीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है। तो विवरणों के प्रति सजगता, ध्यान देना है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल है, या एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि विवरणों के प्रति सहजता और क्या करना, ध्यान देना। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे भावनाओं की अभिव्यक्ति गलत हो जाएगा, संप्रेषणात्मक कौशल गलत है, एक दूसरे की ओर आसानी से जाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑटिज्म यानी कि ऑटिज्म स्वलीनता विकार से जूझ रहे यानी ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता होती है, तो विवरणों की प्रति सहजता और ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है तो राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। तो यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है। तो विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी होते हैं, औसत समझ वाले विद्यार्थी होते हैं, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी होती है, अतिशय रूप से विश्वस्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको सही आंसर बताना है कि कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है तो राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। तो राखी के किस पक्ष की ओर राखी है वह किस पक्ष की ओर संकेत करती है। तो इसका सही आंसर होता है वह विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों की ओर क्या कर रही है, संकेत कर रही है। औसत समझ वाले विद्यार्थी गलत हो जाएगा। अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी बिल्कुल गलत है। अतिशय रूप से विषक्त, यह गलत हो जाएगा। कि राखी जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है तो उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। तो राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करती है, तो वह विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों की ओर क्या कर रही है, संकेत कर रही है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है, आपको बताना है कथन में दे रखा है कि अध्यापक को एक ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तुओं का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमीय कौशलों को समुन्नत करने के लिए कार्य करती है। तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। रीजन में आपको दे रखा है कि बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने के लिए योग्यता होती है। तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल बात सही हो जाएगी कि बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने के लिए योग्यता होती है। तो यहाँ पे आपके ए और आर दोनों सही हो जाते हैं। यह आर है आपका ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में आपका यहाँ पे ए दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी के आपके सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि 14 वर्षीय माया और एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। तो वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ
प्रक्रियात्मक अनुसरण करती हैं तो माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है। माया जो सीख रही है उस सीखने को क्या संज्ञा दी जा सकती है। तो यह आपका सहयोगात्मक अधिगम होता है, यह आपका निष्क्रिय अनुकरण होता है, यह आपका अवलोकनात्मक अधिगम होता है, यह आपका परासंज्ञान होता है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको कि 14 वर्ष की एक बच्ची है जिसका नाम माया है और एक युवा चित्रकार है जो यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब वीडियो से वहाँ पे पेंटिंग देख रही है, पेंटिंग बनाना सीख रही है। और वह लड़की है जो माया है वह यह चीज़ में विश्वास करती है कि हाँ मैं इस पेंटिंग को बना सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो आपको बताना है कि माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है, यानी माया जैसे सीख रही है उसको हम क्या कह सकते हैं। तो वह आपका अवलोकनात्मक अधिगम होता है। क्या होता है? वह आपका अवलोकनात्मक अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है, आपको बताना है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर, सीखना होता है बहुत ही प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्ष वातावरण भय से मुक्त हो, अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित अंतरों को अनदेखा कर दे या पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त है या विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान न अपनाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपको सही आंसर बताना है। क्या सही आंसर हो जाता है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर, कब होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताना है। तो कक्षा का जो वातावरण होता है कैसा हो? वह भय से मुक्त हो, बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण हो, एक अच्छा वातावरण हो। अनदेखा करना गलत हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ाई गई विषय वस्तु की बात की गई है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान अपनाया जाए, ना अपनाया जाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि कक्षा का जो वातावरण होता है वह भय मुक्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए। तो किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? यह आपका कंठस्थीकरण यानी कि रटने की प्रवृत्ति होती है, समालोचनात्मक चिंतन होता है, कार्यात्मक जड़ता होती है या फिर अभिसारी चिंतन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपको सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह आपका समालोचनात्मक चिंतन होता है। क्या होता है? समालोचनात्मक चिंतन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित दर चरण दर विधि का अनुसरण किया जाता है। तो वह आपकी अनुरूपी सोच होती है, अनुमानी होती है या प्रयत्न एवं त्रुटि होती है या एल्गोरिदम विधि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपको सही आंसर बताना है। तो वह आपकी क्या हो जाएगी? वह आपकी एल्गोरिदम विधि हो जाती है कि समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है, वह आपकी एल्गोरिदम विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है। आपको बताना है कि भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना चाहिए, यानी कि सभी त्रुटियों पर जो गलत की है बच्चों ने उन पर लाल पेन से क्या कर देना चाहिए? घेरा बना देना चाहिए। ऑप्शन 2 आता है कि विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए विद्यार्थियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, अवसर के रूप में लेने की बात की गई है। ऑप्शन 3 आता है कि सहपाठी का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्ट देने के लिए किया जाता है, फीडबैक की बात की गई है। ऑप्शन 4 आता है कि विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सहज होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड होता है, केवल थर्ड और फोर होता है या फिर केवल सेकंड
थर्ड और फोर्थ होता है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे अधिगम के आकलन के संबंध में सही बताना है, तो कॉपियों पर घेरा बनाना यह आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को अवसर के रूप में लेना चाहिए, तो बिल्कुल बात सही हो जाएगी। सहपाठी का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल बात सही है, एक दूसरे को फीडबैक देने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। आपका यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही हो जाता है, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे यह गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है, आपको बताना है कि कथन में दे रखा है कि सीखने की प्रक्रिया में, क्या दे रखा है? सीखने की प्रक्रिया में विद्यालयों को भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। यह बात आपकी क्या हो जाएगी? यह बात आपको बतानी है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यालयों को भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए, तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, तो यह बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो भावनाएं होती हैं हमारी, संवेग होते हैं और जो संज्ञान होता है यह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं, यह बात की गई है। यह क्या होते हैं? पृथक नहीं होते हैं, तो यह बात आपकी सही हो जाती है। इसका सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का, तो यहाँ पे आपका ए सही होता है और यहाँ पे आर भी आपका सही हो जाता है। आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे हम आते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पे यह गलत हो जाएगा, नहीं है। ऑप्शन 3 भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? तो यह अग्रता प्रदान करता है, आपको बताना है यह पुरस्कार की अग्रता प्रदान करता है, दंड की, रुचि की या फिर प्रशंसा की। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की गई है, आपको ध्यान में रखना है, को संचालित करता है। तो यह किस चीज को अग्रता प्रदान करता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वह आपकी क्या होती है? रुचि के अकॉर्डिंग होती है। बच्चे को किसी चीज में रुचि है तो वह आपकी क्या कहलाएगी? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी। दंड, पुरस्कार, प्रशंसा यह आपकी क्या है? यह आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है। क्या है? यह आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है। इसका सही आंसर होता है, आंतरिक की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं? तो यह आपका समझ का स्तर होता है, भावनात्मक लब्धि होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री होती है या सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपको सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं। तो यह आपकी समझ का स्तर होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भावनात्मक लब्धि बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीखने की जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है यह बात सही है। यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं, तो यह आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? तो कौन सा अधिगम है इसके लिए बाधक बन जाएगा? तो यह आपकी लचीली पाठ्यचर्या होती है। अधिगम के लिए संवेदी यानी बहुसंवेदी उपागम होता है। विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण होता है या अध्यापक के द्वारा रचनात्मकवादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपको सही आंसर बताना है। तो यह आपका विद्यार्थियों का एक समान योग्यता
के आधार पर क्या होता है, समूहीकरण होता है। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। बाकी आपके लचीली पाठ्यचर्या यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। बहुसंवेदी उपागम, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है कि अधिगम के लिए बाधक बन सकता है, तो यह आपका विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना यह बाधक बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपका किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है या आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को करा रही हूँ, तो आपको इनको सभी को कर लेना है। जो आपके खास तौर पर ऑनलाइन वाले जो प्रीवियस ईयर के जो सेट हैं इन सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।